इससे पहली जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया, फ़िलॉसफी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया, और अब हम एजुकेशनल फ़िलॉसफी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन फ़िलॉसफी और इम्पैक्ट ऑफ फ़िलॉसफी ऑन एजुकेशन, और फिर आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि एजुकेशन का फ़िलॉसफी से क्या रिलेशन है। आपको पता है कि जो एजुकेशन है ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है, और फ़िलॉसफी भी अपने आप में एक सेपरेट डिसिप्लिन है, और दोनों का जो कंटेंट है या जो उनका एरिया है वो दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। अब अगर इन दोनों को मिला के बना दिया गया आपका शिक्षा दर्शन। अब शिक्षा दर्शन, शिक्षा प्लस दर्शन। शिक्षा पता ही है आपको, पहले वीडियो समझ चुके कि शिक्षा क्या है, मेनली क्या है कि जो भी बालक है या व्यक्ति है उसका जो आंतरिक उसके गुण हैं उनको विकास करना, और उसका जो पर्सनैलिटी है उसको बहुआयामी बनाना, क्योंकि बहुत सारे गुण होते हैं उसके अंदर, और अंदर के गुणों को जब हम बाहर निकालेंगे तो उसके आंतरिक गुणों के साथ साथ उसका बाह्य विकास भी होता चला जाएगा। और इसी तरह दर्शन को समझा कि दर्शन क्या था, कि जो भी समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती हैं उन समस्या को समाधान के लिए वो कैसे अपने विचारों का, अपने मूल्यों का, अपने विश्वास का एक मानक निरूपित करे जिससे कि वो अपनी समस्याओं को सुलझा सके। अब कॉन्सेप्ट क्या हुआ शिक्षा दर्शन, कि शिक्षा दर्शन के माध्यम से हम, क्योंकि शिक्षा भी शामिल है और इसमें आपका दर्शन भी, जो मनुष्य के जीवन के आंतरिक और बाह्य विकास, एक्सटर्नल और इंटर दोनों का डेवलपमेंट करेंगे, और वो तभी संभव है जब हम शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं को सही तरीके से उनका समाधान कर सकें। और ये तभी संभव है जब हम दर्शन द्वारा निर्देशित, जो दर्शन ने लक्ष्य दिए हैं, जो दृष्टिकोण दिया है, जो विचार दिया है, उनका पालन करें। तो इसलिए जो शिक्षा दर्शन है इसमें हमें शिक्षा दर्शन का जो बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, और ये क्षेत्र शिक्षा से भी ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, स्टूडेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, पेरेंट्स से, करिकुलम से, टीचिंग मेथड से, डिसिप्लिन से, जो भी आपका चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, और इन चीज़ों के साथ साथ इनसे ही जुड़ी हुई अनगिनत समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का हम समाधान कैसे करेंगे, इसके लिए दर्शन फिलॉसफी एक लक्ष्य निर्धारित करता है। अब कुछ डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं कि शिक्षा दर्शन, जैसे एडम्स ने कहा, शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील पक्ष और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है। दर्शन था आपका सैद्धांतिक पक्ष, शिक्षा था व्यवहारिक पक्ष। लेकिन शिक्षा जो है उसको हम गत्यात्मक पक्ष भी कहा एडम्स ने, क्योंकि जो भी दार्शनिक विश्वास हैं, क्योंकि दार्शनिक विश्वास आपके सैद्धांतिक होते हैं, उनको अगर हमें व्यवहारिक रूप में लाना है तो शिक्षा हो जाएगा दार्शनिक विश्वास का क्रियाशील पक्ष, और जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन। हम जीवन में जितने भी उद्देश्य निर्धारित करते हैं उन उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए, इनके जो जीवन के उद्देश्य निर्धारित करते हैं वो आपके एक सोच, आपके विचार होते हैं, जिससे कि आप अपना एक दृष्टिकोण सेट कर लेते हैं कि मुझे जीवन में ये काम करना है, और उसी के लिए आप एजुकेशन लेते हैं। फिर उस एजुकेशन को लेने के लिए आप दर्शन द्वारा निर्देशित या निर्धारित उद्देश्यों के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप अपने डिग्री हासिल करते हुए जो भी आपने जीवन का एम निर्धारित किया था उसको प्राप्त कर लेते हो। हर व्यक्ति के जीवन के एम अलग अलग होते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने थिंकिंग के माध्यम से अपने जीवन को एक डायरेक्शन देते हैं। जॉन डीवी ने कहा, अपनी साधारण अवस्था में शिक्षा सिद्धांती दर्शन है। मतलब जॉन डीवी के लिए दर्शन कोई अलग विषय था नहीं, वो कह रहे थे कि जो है आपके जो एजुकेशन के जितने भी सिद्धांत हैं वही दर्शन है, क्योंकि उनका कहना था शिक्षा स्वयं जीवन है, शिक्षा ही जीवन है, ऐसा जॉन डीवी का मानना था। और जब उनका मानना था शिक्षा ही आपका जीवन है, तो यानी कि उन्होंने कहा कि शिक्षा सिद्धांत जो एजुकेशन की थ्योरीज हैं वही अपने आप में एक दर्शन है। अब फिक्टे क्या कहते हैं कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जो भी आपने शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करे हैं वो उद्देश्य आपने दर्शन की सहायता से बनाए।
तो जब यानी कि विचारों के माध्यम से आपने जो भी सोचा, जो भी परिस्थितियाँ थी, उसके माध्यम से जितने भी हमारे थिंकर हुए प्राचीन काल में, उन लोगों ने दर्शन की सहायता से शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित किया। आपने जो है प्रीवियस का जो फर्स्ट सेम था उसमें प्लेटो, डीवी, सुकरात, एरिस्टोटल, पेस्टोलॉजी, इंडियन थिंकर्स रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन इन सब की जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें ही अपने आप छिपा हुआ होगा कि बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। यही बात आपके फिक्टे कह रहे हैं कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य हम कभी पूर्णता से प्राप्त नहीं कर सकते। अब बटलर का कहना ये था, दर्शन सिद्धांतवादी और चिंतनशील है और शिक्षा व्यवहार। क्योंकि दर्शन तो सिर्फ विचार दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए वो चिंतन के माध्यम से ही दार्शनिक या दार्शनिक निर्धारित कर पाते हैं तो और सिद्धांत बनाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बटलर ने दर्शन सिद्धांतवादी और चिंतनशील है और शिक्षा व्यवहार, क्योंकि शिक्षा में चिंतन नहीं हो रहा। शिक्षा ने क्या करा, जो दर्शन ने चिंतन के माध्यम से जितने भी आपके सिद्धांत बनाए, जितने भी उद्देश्य दिखे, उन उद्देश्य को उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये दर्शन ने निर्धारित करा कि आपको कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या टेक्निक्स या टूल्स इस्तेमाल करने हैं, जिसके माध्यम से आप उसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और उद्देश्य को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। अब हेंडरसन कह रहे हैं, शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। यानी कि ये जो आपके एजुकेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, वर्तमान में आ रही हैं, तो उनका समाधान तभी संभव है जब हम एजुकेशनल फ़िलॉसफी का सही मायने में प्रयोग करें। तो ये जो सारी परिभाषाएं हैं, इसके अतिरिक्त बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन अगर आप सब परिभाषाओं को अध्ययन करेंगे और ये जो कुछ महत्वपूर्ण सी परिभाषाएं हैं इन्हें भी देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एजुकेशन की जो सफलता है वो दर्शन पर निर्भर है। जैसा दर्शन होगा वैसी शिक्षा होगी, और दर्शन बिना शिक्षा के मूर्तमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि दर्शन ने जो दे दिया वो तभी अप्लाई हो सकता है जब उसे शिक्षा के माध्यम से हम विद्यार्थियों को या व्यक्तियों को सिखाएं। अब डेफिनेशन के माध्यम से हम कुछ विशेषताएं देखते हैं कि शिक्षा दर्शन की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले शिक्षा दर्शन एक अंतर्विषयक आयाम है, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। दोनों की चीज़ों, शिक्षा दर्शन के सिद्धांत लिए और शिक्षा की व्यवहारिकता ली, गत्यात्मकता ली, और इसलिए इसे कह दिया गया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। दूसरा, शिक्षा दर्शन आदर्श समाज की कल्पना पर आधारित है। शिक्षा किस लिए ग्रहण करते हैं? वर्तमान में हमारा भविष्य कैसा हो। जब बच्चा बचपन से पढ़ना शुरू करता है तो उसका बचपन से ही कि मेरा जब क्लास सोच कर चलता है कि मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ, इनके वो पहले निर्धारित कर लेता है। तो जो है हमारा समाज कैसा हो, ये वाली कल्पना पर आपकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। शिक्षा दर्शन की व्यवस्था ही का ही आधार है कि आपका आदर्श समाज की स्थापना कैसे कर सकते हो। दूसरा, शिक्षा दर्शन की एक विशेषता है कि सामायिक प्लस शाश्वत मूल्यों पर आधारित। जो सामायिक, जो प्रेजेंट टाइम में मूल्य हैं, और जो शाश्वत मूल्य है, सत्यम शिवम सुंदरम या मोक्ष की प्राप्ति या दुखों का निर्वाण, इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए हर दर्शन के अकॉर्डिंग जो भी शाश्वत मूल्य रहे होंगे वो, प्लस जो भी सामायिक करंट टाइम में जो भी मूल्य रहे होंगे, उसके आधार पर शिक्षा दर्शन की जो है आपकी, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दर्शन शिक्षा की व्यवस्था करता है। दूसरा, शिक्षा दर्शन का कार्य है, जो डी पॉइंट है, निर्देशन या दिशा देना है, आदेश नहीं। आपने देखा होगा जब भी अगर पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसमें ये था कि आपको ऐसा करना चाहिए, हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, ये समाज ऐसा है तो उसमें शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। ये सिर्फ आपको एक दिशा दे रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में अपने समाज का निर्माण करना है। कोई कंपल्शन नहीं, कोई आदेश नहीं शिक्षा दर्शन में। अब ये जो हमारे समाज के विद्वान लोग हैं, ये उन्हीं पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के दिशा निर्देश देते हैं। आदेश नहीं, आदेश का मतलब होता है कंपल्सर, बिल्कुल मानना ही मानना है। शिक्षा दर्शन कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको एक दिशा देता है कि इस दिशा में अगर आप कार्य करोगे तो आप अपने
जीवन को कैसे सफल बना पाओगे और कैसे जीवन की समस्याओं को सुलझा पाओगे। नेक्स्ट है इसका शिक्षा समस्याओं का संभावित समाधान। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये नहीं कि शिक्षा दर्शन जितनी भी सॉल्यूशन देता है एजुकेशन से रिलेटेड सभी आपकी बिल्कुल ही परमानेंट है, कुछ नहीं। अब परमानेंट कुछ होता नहीं, हर चीज़ कोई भी विषय पढ़ो वो टेंटेटिव सॉल्यूशन देता है। तो जो भी हमारी एजुकेशन से रिलेटेड संभावनाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का एक वो टेंटेटिव एक संभावित समाधान दे देता है कि अगर आप इस काम को ऐसा करोगे तो संभवतः आपको निश्चित रूप से सफलता हासिल होगी। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक समस्या होती है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चे के नंबर मार्क्स ज़्यादा नहीं आते। अब एक प्रेजेंट टाइम में सीबीएसई बोर्ड में एक प्रॉब्लम चल रही है कि उन लोगों का सारा पेपर जो है आपका कॉग्निटिव बेस होता है, ज्ञानात्मक पक्ष पर होता है, और इसीलिए जिन विषयों में चिंतन की ज़रूरत होती है उन विषयों में भी बच्चों के 100/100 नंबर आते हैं। इस समस्या पर काफ़ी लोगों का ध्यान गया हुआ है। अब इसका संभावित समाधान ये दिया जा रहा है कि सारा पेपर बिल्कुल ही कॉग्निटिव डोमेन पर न डिपेंड करके इस तरह बनाया जाए ताकि बच्चा आपका इमोशनल जो उसका डोमेन है उसको भी अपना प्रदर्शित कर सके। तो इसलिए जो भी समस्याएं आती हैं इन समस्याओं का संभावित समाधान देता है। एक है शिक्षा समस्याओं का तार्किक चिंतन। वैसे भी किसी भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्षेत्र में आए, अगर उसका हम लॉजिकली उस पर सोचेंगे तभी हम उसके पक्ष और विपक्ष को समझ पाएंगे और उसके बाद ही हम एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी विषय से रिलेटेड समस्याओं का समाधान सही तरीके से कर सकते हैं। ये था आपका कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही मैं आपको। और नेक्स्ट है आपका स्कोप फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र या विषय विस्तार। अब शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण है, जैसे कॉन्सेप्ट क्या हो, कैसे आपको शिक्षा की व्यवस्था करनी है, ये चीज़ आपकी शिक्षा ये देता है शिक्षा दर्शन। दूसरा है आपका शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि जो शिक्षा दर्शन जो है देश काल परिस्थितियों के अनुसार और जैसे समाज की मांग होती है उसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करता है और शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करता है। यानी कि वो बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य प्रेजेंट टाइम में जो भी चल रहा है कैसे होने चाहिए। दूसरा एक नेक्स्ट थर्ड पॉइंट शिक्षा के सिद्धांत का निर्धारण। पहले तो उद्देश्य का निर्धारण, अब सिद्धांत। जो विभिन्न संप्रदाय हुए दर्शन के, चाहे पाश्चात्य दर्शन रहा हो या भारतीय दर्शन रहा हो, उन्होंने अपनी विचारधाराओं में शिक्षा से संबंधित कुछ तथ्य दिए जिसके माध्यम से शिक्षा के सिद्धांतों का निर्धारण करने में मदद मिली और शिक्षा जो है आपकी व्यवहारिक हो गई। नेक्स्ट है शिक्षार्थी की योग्यता एवं क्षमता का निर्धारण। अब शिक्षार्थी में से क्या क्या अपेक्षा की जाती हैं या क्या क्या अपेक्षा करनी चाहिए। सभी छात्र विशिष्ट है वैसे, लेकिन कुछ छात्र में विशिष्ट गुण ज़्यादा होते हैं। यूँ कहो कि अगर आप एनपीसी देखेंगे तो 68% बच्चा नॉर्मल होता है और उसके बाद आपका जो है हमें इसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। मुश्किल से 1 या 2% बच्चा होगा जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, बाकी कुछ बच्चे आपके जीनियस हों। अगर नॉर्मल के बाद कुछ बच्चे आपके गुड होंगे, कुछ वेरी गुड होंगे, कुछ जीनियस होंगे। तो इसके आधार पर ध्यान रखते हुए शिक्षार्थी की योग्यता देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे शिक्षा उसके। जब हम विषय विस्तार देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो है क्या क्या क्वेश्चन शिक्षा दर्शन से जुड़कर आ रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए आ रहे हैं, जिसमें कि शिक्षा दर्शन हेल्प कर सकता है। अब है शिक्षा से संबंधित तथ्यों का निर्धारण। टीचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे बिना स्टूडेंट के एजुकेशन नहीं चल सकती, क्योंकि स्टूडेंट तो बिल्कुल ही सेंटर है, तो उसके लिए टीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये दर्शन ही निर्धारित करता है, शिक्षा दर्शन में वही निर्धारित करता है कि आपके शिक्षक के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या जवाबदेही हो, क्या शिक्षक की योग्यता हो, कितनी उसकी अकाउंटेबिलिटी हो,
और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हों, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या हों, स्टूडेंट टीचर मैनेजमेंट रिलेशनशिप क्या हों, टीचर प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या हों, ये सब आपके तथ्य आपके शिक्षा दर्शन के स्कोप के अंतर्गत आते हैं। पाठ्यक्रम के तथ्य का निर्धारण भी आपके शिक्षा दर्शन का ही काम है। ये बताता है कि जैसे हमारी सामाजिक मांग है, हमें पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को लेते हुए सामाजिक मांग जो आपकी सोशल नीड है उसको ध्यान में रखते हुए और साथ में साइंटिफिक एटीट्यूड लेते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। शिक्षण विधियों का निर्धारण भी आप शिक्षा दर्शन का ही एक क्षेत्र है। विभिन्न विषयों के लिए आपके अलग अलग शिक्षण विधियां हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड्स हैं। उसके माध्यम से हम किसी भी विषय को सही तरीके से समझ सकते हैं और ये आपका एजुकेशन फिलॉसफी ही बताता है कि हम किस विषय में किन शिक्षण विधियों का यूज़ करें। नेक्स्ट है अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण। शिक्षा दर्शन ही बताता है कि अनुशासन कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट के क्या कर्तव्य हैं, क्या उसकी क्वालिटीज़ हों। अगर इनडिसिप्लिन हो जाता है तो फिर आप कैसे समाधान करेंगे। और ये कहा भी जाता है अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। अगर अनुशासन नहीं तो कुछ नहीं। और एक अनुशासित व्यक्ति ही जीवन में संतुष्ट हो सकता है। सफल एक वक्त जरूरी नहीं कि सफल हो, 100% कुछ नहीं होती। अगर अनुशासित है तो 100% सफल होंगे ही। लेकिन अनुशासन आपके जीवन में एक संतुष्टि लाकर रख देता है। फिर आपका शिक्षण नीति व योजनाओं का निर्धारण। अब जब आपका शिक्षा नीति बनाई जाती हैं तो शिक्षा दर्शन होल और इंडिविजुअल एजुकेशन पॉलिसी का निर्माण करता है और उनका निर्धारण करता है ताकि जितने भी बालक हैं सभी को एक समान शिक्षा मिल सके। सभी अपनी योग्यता के अनुसार, जितनी भी उनकी योग्यता है उसके अनुसार वो शिक्षा को प्राप्त कर सकें। एक संग मतलब ये नहीं कि अगर कोई इंटेलिजेंट है, कोई बुद्धू है, कोई नॉर्मल है, सब कोई जैसी नहीं। जिसकी जैसी योग्यता है वो उसके अकॉर्डिंग शिक्षा ग्रहण करे। अब आता है आपका शिक्षा के विभिन्न उपांगों पर दर्शन का प्रभाव। शिक्षा के उद्देश्य और दर्शन। जॉन डीवी बताई चुकी कह रहे थे, दर्शन अपने सामान्यतः रूप में शिक्षा सिद्धांत ही है। और स्पेंसर ने ये कहा था, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है। यानी कि शिक्षण को अगर सफल बनाना है तो एक शिक्षक को दार्शनिक होना ही पड़ेगा। जितनी भी समस्याएं हैं और जितनी भी जटिल से जटिल गुत्थियां हैं विषय से संबंधित, उन गुत्थियों को आसानी से सुलझा पाए। इसलिए ज़रूरी है कि एक शिक्षक अपने अंदर एक दार्शनिक प्रवृत्ति को भी निहित रखे, उसको भी अपना शामिल करे। यहाँ पर वो ये नहीं जो चीज़ लिख दी गई है कंटेंट में, उस कंटेंट को उसी तरह से पढ़ाए। उस कंटेंट को और उसमें लिखी जो गुत्थियाँ हैं, जटिलता है, उनको कैसे ईजिली तरीके से पढ़ा पाता है, वह एक सफल शिक्षक ही कर सकता है। और सफल शिक्षक माने वह होगा जिसके अंदर दार्शनिकता भी होगी। ऐसा स्पेंसर का मानना था। काफ़ी हद तक सही भी है। अगर आपकी अपनी सोच नहीं है और आप जैसी चीज़ लिख दी गई उसी सोच के अकॉर्डिंग काम करते हो तो निश्चित रूप से सिर्फ आप रॉट मेथड का इस्तेमाल करते हो, कहीं भी अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपके व्यवहार में दिखाई नहीं देती। रस्क ने भी कहा था कि जो शिक्षक दर्शन की अपेक्षा करते हैं उन्हें अपने कार्य को प्रभावहीन बना डालने के रूप में इस उपेक्षा का दंड भुगतना पड़ता। अगर आप विद्यालय में इतने सारे शिक्षक पढ़ाते हैं लेकिन कोई शिक्षक इतना प्रभावशाली होता है कि आप अपने आजीवन उस शिक्षक को याद रख पाते हो, क्योंकि वो जो शिक्षक होगा वो कभी भी दर्शन की उपेक्षा नहीं करेगा, हमेशा एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेगा और अपने जो है विषय को सही तरीके से पढ़ाएगा। अब देखते हैं कि शिक्षा दर्शन के संबंध में जो था कि इसके विभाग शिक्षा के उद्देश्य और दर्शन का क्या संबंध है। जितनी भी तत्कालीन परिस्थितियां हैं, सामाजिक अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं,
इनका दर्शन के द्वारा चिंतन होता है, मनन होता है, विश्लेषण होता है और उसके बाद एक सर्वमान्य, जो सभी को मान्य हो, एक ऐसी थॉट डेवलप की जाती है और उसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। अब हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग होता है, यानी कि हर देश का हर समाज का जीवन अलग होता है, तो इसलिए प्रत्येक समाज में और प्रत्येक देश में उद्देश्यों में विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका पाठ्यचर्या और दर्शन। पाठ्यचर्या के निर्धारण में भी जैसे शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्ति करनी है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें आपका करिकुलम कैसा हो और करिकुलम का निर्माण कैसा हो, उसका एक आधार दार्शनिक आधार भी है। करिकुलम निर्माण करने के मनोवैज्ञानिक आधार भी हैं, सामाजिक आधार भी है, दार्शनिक आधार भी है, वैज्ञानिक आधार भी है, आर्थिक आधार भी है। दर्शन को भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने का एक आधार माना गया है। दर्शन के माध्यम से पता चलता है कि कौन सी कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है, कौन सा यूज़लेस है। यूँ समझो कि अगर किसी देश में राजनीतिक शासन प्रणाली है या पूंजीवादी शासन प्रणाली है या साम्यवादी व्यवस्था है, तो वहाँ का जो कंटेंट होगा एजुकेशन देने का, वो कंटेंट वहाँ की प्रणाली पर ही आधारित होगा। जैसे रूस और चीन में साम्यवादी शासन प्रणाली है, तो वहाँ का जो पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण श्रम एवं मानवीय गरिमा पर आधारित। अब आता है शिक्षण विधि और दर्शन। रॉस ने कहा था कि शैक्षिक उद्देश्य और विद्या आपस में सहसंबंध हैं, क्योंकि जैसा आपका उद्देश्य होगा आप उसी उद्देश्य के आधार पर शिक्षण विधियाँ निर्धारित करोगे, जिससे कि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाओ। अब जैसे आपका रूसों ने जो प्रकृतिवाद दिया था, उसमें उन्होंने बहुत सारे शिक्षण, खेल के द्वारा लर्निंग बाय एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, सेल्फ स्टडी, ये माध्यम बताया कि बच्चा अपने आप पढ़े करके सीखे। खोज विधि, तो बच्चा अपने आप पढ़े, सेल्फ स्टडी करे और उसके माध्यम से सीखे। अब जो मॉन्टेसरी थे, मेरिया मॉन्टेसरी, उन्होंने कहा कि हम बच्चों को खेल विधि एवं कहानी विधि से सिखाएं। किलपैट्रिक ने दे दिया आपका प्रोजेक्ट मेथड से सिखाएं और फ्रोबेल ने कहा किंडरगार्टन पद्धति से सिखाएं। महात्मा गांधी ने दे दिया बेसिक पद्धति दे दी। तो हर दार्शनिक ने जो है पाठ्यक्रम के हिसाब से जो उद्देश्य थे और उद्देश्य से जो पाठ्यक्रम बना, उसके आधार पर शिक्षण विधियाँ निर्धारित की। तो ये भी आपका दर्शन के द्वारा ही किया गया कि जब दर्शन उद्देश्य दे रहा है तो दर्शन ही शिक्षण विद्या बताएगा कि आप किस विषय में किस शिक्षण विधि का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन और दर्शन। दर्शन ही अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण करता है। हर जगह जैसे उद्देश्य देश काल परिस्थिति पर निर्भर करते हैं, ऐसे अनुशासन भी देश काल परिस्थिति राजनीतिक प्रणाली पर निर्भर करता है। जैसे आदर्शवाद था, जब समाज आध्यात्मिक था तो प्रभावात्मक अनुशासन। प्रकृतिवाद ने कहा मुक्त्यात्मक अनुशासन, बच्चा प्रकृति उसे सिखा देगी, उसे छोड़ दीजिए, अनुशासन अपने आप आ जाएगा। प्रयोजनवाद ने कहा हमें समाज में रहना है तो हमें सामाजिक अनुशासन बनाकर रखना पड़ेगा। अब वर्तमान में चल रही है आपकी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भारत में, तो भारत के अधिकतर देशों में चल रही है। उन्होंने कहा आत्म अनुशासन के द्वारा ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे अंदर नैतिकता और चारित्रिक गुणों का विकास हो सकता है। अब आता है विद्यालय व्यवस्था एवं दर्शन। विद्यालय कैसा हो, संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था दर्शन पर निर्भर करता है। विद्यालय कैसा हो, विद्यालय के बनाने का क्या रीज़न है, उसका मैनेजमेंट कैसा हो, तो इसी के आधार पर आपके विद्यालयों का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल सिचुएशन अलग हो चुकी है, क्योंकि शिक्षा भी मूल्यों की बात होती है कि मूल्यहीन होती जा रही है और विद्यालय व्यवस्था सिर्फ आपकी मनी ओरिएंटेड रह गई है। तो इसलिए जो भी आपके मूल्य हैं विद्यालय के, उनमें पूरी की पूरा दर्शन चेंज हो चुका है। अगर विद्यालय का संचालन सही तरीके से करना है
तो फिर से दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर आप मानवीय गुणों का विकास कर पाओगे और समाज का भला होगा। और विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बताइए आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की व्यवस्था होती है। ये था आपका शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव। अब शिक्षा, ये था दर्शन ने कैसे शिक्षा को प्रभावित किया। अब देखते हैं कि शिक्षा कैसे प्रभावित कर रही है। दर्शन ने तो सारी जो एजुकेशनल व्यवस्था थी, सिस्टम था, उसको ही प्रभावित करा, लेकिन प्रभावित करा उसके साथ साथ दर्शन भी खुद शिक्षा से प्रभावित हुआ, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से बालक में तर्क करने की, चिंतन करने की, क्या सही है क्या गलत है, उसकी क्षमता आ जाती है। और शिक्षा के माध्यम से भाषा, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, आपका एक्सचेंज वाली जो एफिशिएंसी है उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो जो भी विचार होते हैं वो तभी संभव है जब हम शिक्षा को सही तरीके से ग्रहण करें। तो उनके जो दर्शन ने जितने विचार दिए उसको इम्प्लीमेंट किसने करा? शिक्षा ने। शिक्षा ने बालकों में वो शक्ति उत्पन्न करी ताकि वो चिंतन मनन कर सके। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति कोई शिक्षा, कई व्यक्ति अपने जीवन से के अनुभव से ही शिक्षित हो जाते हैं और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग अपने काम करते हैं। पहले तो अच्छा क्यों, हमारे यहाँ कबीरदास हुए, सूरदास हुए, रैदास हुए, रसखान हुए, सब शिक्षित नहीं थे, लेकिन सब लोगों ने बिना शिक्षित होते हुए भी उन्होंने जो है अपने जीवन को एक दर्शन। ये रेयर केसेस होते हैं, अन्यथा प्रेजेंट टाइम में आपको अपने अभिवृत्ति को, अपने एटीट्यूड को चेंज करने के लिए और सही दिशा देने के लिए ज़रूरी है कि आप शिक्षित हों। तो इसलिए अब शिक्षा वो माध्यम है जो कि दर्शन की जो वर्षों पुरानी विचारधाराएं हैं उनके माध्यम से जनरेशन टू जनरेशन वो चलती चली आ रही है कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने दर्शन को चिरकाल तक रख सकते हैं।